चर्चा है कि सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हुई है। अब लग रहा है कि अब बात आगे बढ़ेगी जो सहयोगी दल है उनके साथ। तो अपने घर को अमित शाह ने टटोल लिया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं। बार बार बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना। इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी डोल रहे हैं। मुकेश सहनी माने महत्वाकांक्षी। मुकेश सहनी मतलब अब समझ जाइए, अब खेल है मुकेश सहनी में। जब आपको चोट लगती है, भीतरिया चोट लगती है ना, तो भीतरिया चोट में क्या होता है, उसका असर बहुत कई घंटों बाद, कई बार जानते हैं कई दिन बाद, और कई बार तो महीनों बाद आपको उस चोट का एहसास होता है। पूर्वांचल क्या बनारस में बहुत लोग अजय राय को नहीं जानते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्ते सर। नमस्कार सागर जी। सर, सबसे पहला जो अपडेट निकल कर आ रहा है, भाजपा और एनडीए की तमाम महिला मोर्चा के साथ साथ जो सारे विंग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। अब मतलब बिहार बंद को बड़ी लोगों का समर्थन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। सड़कें जाम हो गई हैं सर। बिल्कुल। देखिए, आज बिहार बंद है और उसकी शुरुआत हो गई है और इसको देखना पड़ेगा। अभी शुरुआती जो खबर है उसमें मतलब समर्थन मिलने की बात कही जा रही है। सड़कों पर कहा जा रहा है कि समर्थन मिल रहा है, और पहले हम लोग देखते हैं कि क्या रहता है, फिर हम लोग अलग कार्यक्रम में आपको अपडेट करेंगे कि कितना समर्थन मिला और किस तरह का ये बंद रहा। और आप सभी जानते ही हैं कि ये बंद जो है वो भाजपा सहित जो उनके सहयोगी दल है एनडीए में, वो सभी शामिल हैं। महिला मोर्चा, सभी पार्टियों का जो महिला मोर्चा है वो सक्रिय है इस बंद कराने को लेकर के। और इसके पीछे एक ये है, मतलब एनडीए की एक रणनीति है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दरभंगा में अपशब्द कहे गए थे, तो उसी के खिलाफ में, उसी के विरोध में जो है यह बिहार बंद का आह्वान जो है किया गया है, और इसीलिए महिलाओं को आगे किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या खबरें आती है। चूंकि पूरे बिहार में है और यह सुबह 7 बजे से यह बंद शुरू हुआ है, जो कि दोपहर 12 बजे तक होगा। उसमें सबसे खास यही जो सूचना दी गई थी, जानकारी दी गई थी भाजपा की तरफ से, कि इसमें जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें प्रभावित नहीं किया जाएगा। तो सब जो भी खबर आएगी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे दूसरे कार्यक्रम में। हाँ, क्योंकि ग्राउंड पे हमको भी जाना है, वहाँ के डिटेल्स आपको बताने हैं। तो दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। ये तो आज की खबर थी सर, लेकिन कल की एक खबर आ रही है। अमित शाह ने एक बैठक लिया है। भाजपा के कई दिग्गज नेता उस बैठक में शामिल थे। चर्चा है कि सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हुई है कि भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और सहयोगी को कितना चुनाव मतलब देना चाहती है। तो वहां से क्या अपडेट है सर आपके पास? देखिए, चूंकि चुनाव नजदीक है और उसमें जो मीटिंग थी उसमें जो क्या कहते हैं, ऊपरी परत के नेता, टॉप लीडरशिप जो है बिहार की, उन्हीं नेताओं को इसमें बुलाया गया था। अब जैसे प्रदेश अध्यक्ष हो गए डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, पुराने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी थे इस मीटिंग में, और आपको नागेंद्र जी थे, दलसानिया जी थे, नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस मीटिंग में शामिल थे, विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी हैं बिहार भाजपा के, तो वो थे। तो ऐसे दिग्गजों का जुटान था। अब वो भी दोनों डिप्टी सीएम थे ही, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। तो इसमें चूंकि चुनाव नजदीक है तो स्वाभाविक है कि अब रणनीति भी बननी चाहिए और फाइनल रणनीति बननी चाहिए। वैसे भाजपा का अगर पे आप गौर करते हैं तो लगातार प्रधानमंत्री जो हैं वो जनसभा कर रहे हैं, फिर पूर्णिया आने वाले हैं, गया जी आने वाले हैं। तो ये तो है ही। लेकिन जो बिहार की सियासत में कई चीजों में बदलाव भी है, तो उन सब चीजों यही है अंदर खाने की खबर, तो यही कि उन सब चीजों पे गहन मंथन हुआ है। हाँ, अब जैसे कहा जा रहा है कि जो वोटर अधिकार यात्रा है तो उसका क्या असर पड़ा, उस असर को कैसे कम करना है, ये है।
प्रशांत किशोर को लेके बहुत हवा खड़ा है, तो उस पर भी मंथन कि हाँ वाकई में प्रशांत किशोर जो डिजिटल दुनिया में दिख रहे हैं क्या धरातल पे भी वही है या सिर्फ शहरी इलाकों में उनके मतलब युवाओं के बीच डिजिटल माध्यम से परोसे जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े मुद्दे, और सबसे अहम मुद्दा जो सागर जी आपको शुरुआत में बता रहे थे कि सीटों का झमेला तो है ही, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। अब झमेले में रिपोर्ट यही है कि 140 सीटों पर मतलब रिपोर्ट दी गई है बिहार से, अमित शाह के सामने वो रिपोर्ट रखी गई है कि यहाँ से भाजपा मजबूत है। हालांकि चर्चा तो यही 140 सीट ठीक है रिपोर्ट दी गई है, लेकिन आप भी समझ रहे होंगे और सब लोग समझ रहे हैं कि 140 सीट पर भाजपा लड़ेगी नहीं। गठबंधन एनडीए से हम के लिहाज से बात कर रहे हैं। अब उसमें से कुछ सीट इधर उधर जो भी हो, 100-200 की बात है, अब देखते हैं क्या चीजें निकल कर आती है। लेकिन यही है कि इसमें एक अंतिम स्वरूप जो है अमित शाह ने दिया है कि कैसे क्या क्या करना है। अब लग रहा है कि अब बात आगे बढ़ेगी जो सहयोगी दल है उनके साथ। स्वाभाविक है ना, पहले लोग अपने घर को टटोलेगा ना, तब ना फिर तैयारी है। हाँ, कितने सीट पर भाजपा की तैयारी है, ये आज हमको लगता है अमित शाह पुख्ता अपने नेताओं से जानकारी ले लेंगे। हाँ नहीं ले लिए ना, 140 की बात है यहाँ। हाँ 140 सीट की रिपोर्ट दी गई है बिहार बीजेपी की तरफ से कि यहाँ बीजेपी मजबूत है। तो हम तो बता ही दिए कि उतनी सीटों में भाजपा लड़ेगी नहीं क्योंकि सहयोगी दल भी हैं। तो अपने घर को अमित शाह ने टटोल लिया है। अब सहयोगी जो साथी हैं उनके बीच अब बातचीत होगी। अब उनके बीच बातचीत होगी तो जान ही रहे हैं किस तरीके से चिराग पासवान प्रेशर बना रहे हैं। अब जीतन राम मांझी ने कहा है कि 20 सीटें मिलनी चाहिए कम से कम। तो देखिए मतलब बहुत तरह की बातें हैं। तो पहले अपना घर दुरुस्त हो, तो उसी दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं। कल की जो मीटिंग थी दिल्ली में अमित शाह की, 140 सीटों की बात आप कर रहे हैं, तो क्या वहां पर जो सीटिंग विधायक हैं भाजपा के जितने भी सीटों पर हैं, तो उन विधायकों की भी डिटेल्स दिए गए हैं क्या अमित शाह को? उनके बारे में भी जानकारी दी गई है? जो सीट बदलने हैं भाजपा को उसकी भी डिटेल्स दिए गए हैं? स्वाभाविक है जो 140 सीटें हैं उसमें सीटिंग वाली भी सीटें हैं। और जब भी सीटिंग वाली सीटें होंगी तो जो वहां से विधायक हैं उनके बारे में भी उसमें जिक्र है, हाँ डिटेल है। लेकिन अब देख रहे हैं एक रणनीति बदली है सभी पार्टियों की। जो कांग्रेस की जो यात्रा निकली, राहुल गांधी की यात्रा, तो कांग्रेस यात्रा के दौरान एक सर्वे कराई, एक 5 सितंबर से कराने वाली है फाइनल, कि अब माहौल क्या बदला तो अब क्या किया जाए, कौन मजबूत कौन कमजोर। मतलब प्रत्याशी जो ढूंढने का जो सिलसिला चल रहा है चहुओर, उसमें आरजेडी भी अपना सर्वे करा रही है, बीजेपी भी। अब खबर यही है कि बीजेपी भी इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब फाइनल जो है आकलन कराएगी कि वाकई में किसका टिकट कटे, किसको मिले, कौन नया चेहरा हो सकता है, किसको उतारना है, किसको बैठाना है और किसको कहना है कि अभी सोइए। ठीक है, तो ये भाजपा में भी होगा। चलिए अब इस बैठक से आगे बढ़ते हैं। सर एनडीए में सबने तो मोटा मोटी स्पष्ट कर दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मौजूद थे, हम खुद उनसे लगातार सवाल पूछ रहे थे कि कुछ तो डिजिट आपके दिमाग में होगा, कुछ तो मन में होगा। तो बोल रहे हैं दिमाग में है, मन में है, बताएंगे नहीं आपको। क्या चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा के दिमाग में? देखिए एक बहुत अच्छी बात है, एक कहावत है, किसी बड़े आदमी ने एक बड़ी कहावत कही है और बहुत बढ़िया है, सबके लिए है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। और अभी मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। ठीक है, तो अगर चुप रहते हैं तो सोना मिलेगा ना। उपेंद्र कुशवाहा को जो बात कहनी होगी वो उन्होंने कह दी होगी। अरे भाई नीतीश कुमार से कह दी होगी, अमित शाह से, जेपी नड्डा से कह दी होगी अपनी बात। तो यही है। अभी अगर उनकी सियासत आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा की जो सियासत है, इस बार की जो सियासत है, एकदम मुकम्मल सियासत है और सधी हुई सियासत है। और अब देखने वाली बात होगी कि सीटें क्या मिलती हैं, क्या होता है। लेकिन वही बात कि बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। और सियासत में कभी कभी बोलना अगर जरूरी होता है
तो चुप रहना भी बहुत जरूरी होता है। तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की सियासत तो समझ गए, तो बहुत सधी हुई चाल है उनकी। अब देखिए, अब क्या है कि सबसे बड़ी बात उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि कहा जा रहा है कि कुशवाहा को साध रहे हैं। अब इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल की थी। 5 तारीख को, 5 सितंबर को पटना में उनका एक कार्यक्रम है, अच्छा और बड़ा कार्यक्रम, रैली है, महारैली है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कुशवाहा को जुटाने की कोशिश वह कर रहे हैं और अपनी ताकत जो है दिखाना चाहते हैं। ठीक है, पक्ष को भी और विपक्ष को भी, जो भी हो। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात से इत्तेफाक वह नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस भी है और उनकी पार्टी जो है शिक्षा जुड़ी रही है, मतलब मुद्दे को बहुत जोर शोर से वह उठाते रहे हैं, उनकी पार्टी उठाती रही है, उनका यह कहना है। और जो वह कर रहे हैं वो परिसीमन सुधार रैली है और इसको लेकर उन्होंने मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम किए थे, विक्रमगंज में कार्यक्रम किए थे, उधर गया जी की तरफ मगध में भी उनके कार्यक्रम हुए थे परिसीमन को लेके। और उपेंद्र कुशवाहा बड़ी बात कह रहे हैं और गंभीर बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि देखिए, अभी बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है, सही है, 40 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस जो है बहुत छली पार्टी है, छलिया है कांग्रेस। 50 वर्षों में जो है विधानसभा जो लोकसभा है उसका परिसीमन जो नहीं हुआ ढंग से, इस वजह से बिहार को बड़ा नुकसान हो रहा है। एकदम सरल शब्दों में वह समझाते हैं, बताते हैं, इस मुद्दे को रख रहे हैं बिहार के सामने। कह रहे हैं कि 40 सीटें यहाँ पर है, जबकि जो गुना भाग होता है परिसीमन को लेकर के, अगर वो देखिए तो 20 सीटें यहाँ और होनी चाहिए। मतलब 40 सीटें हैं, 20 सीटें और मतलब 60 सीटें। यानी बिहार के विकास के लिए अभी जो केंद्र से पैसा मिलता है वो आपको 40 सीटों के हिसाब से पैसा मिलता है, उससे बिहार का विकास होता है। सांसद वाला जो फंड होता है, तो कह रहे हैं कि अगर ये 20 सीटें होती, अब पहले से अगर परिसीमन हो गया रहता, तो बताइए कि 20 और सीटों के पैसे हमको मिलते, बिहार को मिलते, तो बिहार का विकास और तीव्र गति से होता। तो हमारी हकमारी की गई है, बिहार की हकमारी हुई है। तो इसी मसले को हम इसीलिए कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत गंभीर मसले को उठा रहे हैं और इसी को लेकर उनकी रैली है। और उनकी जो सियासी चाल है, सियासत है, जो चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाया अभी सागर जी ने, तो वो आपको हम बता ही दिए। तो 2 बड़े फैक्ट उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा के बाद सर बात थोड़ा मुकेश सहनी की भी हो जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी डोल रहे हैं। डिप्टी सीएम और सीटों का फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि अब भरोसा नहीं खे, दूसरों पर भरोसा बहुत कर लिए, अब हम पत्नी को लड़ाएंगे, भाई को लड़ाएंगे, और कोई हमारा परिवार होगा सबको लड़ाएंगे, क्योंकि दूसरा वाला तो भाग जा रहा है। देखिए, आप कह रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है। मुकेश सहनी को किसी पर भरोसा नहीं है, तो मुकेश सहनी पर किसको भरोसा है? तेजस्वी को भरोसा है, राहुल गांधी को भरोसा है, मतलब अरे भाई महागठबंधन को भरोसा है, एनडीए को भरोसा है। तो मुकेश सहनी एक ऐसी चीज है। चलिए, अब मुकेश सहनी ने एक बयान दिया है और वह बयान जो है बहुत कुछ बताता है कि मुकेश सहनी की सियासत कैसी होगी, मुकेश सहनी कैसे देखते हैं। जो हम लोग बार बार कहते हैं, मुकेश सहनी माने महत्वाकांक्षी, मुकेश सहनी मतलब, अब समझ जाइए, अब खेल है मुकेश सहनी में, अब खेल समझिए, अब खेल समझिए। मुकेश सहनी का चूंकि खुद का बयान है जो हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, बयान पहले समझिए फिर बताते हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी को वह चुनाव लड़ाएंगे, अपने भाई को चुनाव लड़ाएंगे। वह कहते हैं कि उनका परिवार बहुत छोटा है, तो अपने पत्नी को लड़ा देंगे, अपने भाई को हम लड़ाएंगे चुनाव। हालांकि वह यह बात नहीं कहते कि खुद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, ठीक है। अब ये उनकी राजनीति है, अब ये खुलासा नहीं करते हैं, तर्क देते हैं कि देख रहे हैं जीतन राम मांझी जी को,
उनका परिवार का सब जीता हुआ है, सौर संबंधी, हाँ, रिश्तेदार नातेदार। तो देखे कोई इधर से उधर हुआ, टस से मस हुआ नहीं ना हुआ, कोई बिका नहीं ना जी। तो ऐसे ही परिवार के लोग होने चाहिए ताकि कोई खरीद नहीं सके, कोई बिके नहीं। तो ये तर्क है मुकेश सहनी का। प्रताप यादव पे टिप्पणी था क्या सर ये? अब कह सकते हैं सागर जी बहुत गंभीर राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि मुकेश सहनी आपको यह कह रहे हैं, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमको ना बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी महागठबंधन में। तो ऐसा थोड़ी ना है, सिर्फ मेरे परिवार के ही लोग थोड़ी लड़ेंगे, मतलब बहुत कम लोग हैं हमारे परिवार में, और बाद बाकी तो हम लड़ाएंगे ही ना। ये जो लड़ाएंगे है ना, परिवार आ गए, परिवारवाद पर, परिवार प्रमुखता मुकेश सहनी। और दूसरी बात मतलब पुराना दर्द कि हमारा परिवार से कोई नहीं था, रिश्तेदार नातेदार नहीं था, इसलिए सब भाग गया, अब नहीं ना भागेगा। लेकिन मुकेश सहनी का मकसद समझिए, उनकी सियासत की जो लाइन है उसको जरा समझिए। वो उनकी सियासत की लाइन ये है कि 2-3 अपने परिवार से, ठीक है, इसके बाद की सीटें क्या करेंगे? समझ गए ना? ज्यादा नहीं बोलेंगे हम लोग। हाँ, नहीं ज्यादा कैसे बोलेंगे, ज्यादा जब खबर आएगी तब, जब वक्त आएगा तो आइए है सर, लेकिन अब है, तब समझ जाइए। यहाँ वहाँ, यहाँ सब कहाँ, चंपारण में फलाना, सुपौल में फलाना, यहाँ वहाँ ना। तो इस तरीके से सिलेक्शन होगा मुकेश सहनी का। उसमें भी कितने लोग गफलत में हैं और कितने लोग गच्चा खाएंगे मुकेश सहनी से, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुकेश सहनी की जो सोच है, इस पर हम लोग बार बार सवाल उठाते रहे हैं कि देखिए मुकेश सहनी राजनेता कम है, बिजनेसमैन ज्यादा है, ठीक है, या बिजनेस से उनका उभार हुआ है, इसलिए वह होता है, लोगों को अपने काम का प्रभाव पड़ता है जिंदगी पर, हर चीज पर। तो चूंकि बिजनेस से उनका ये उदय हुआ है, तो वह सियासत को भी बिजनेस समझ रहे हो, व्यापार समझ, जैसा प्रशांत किशोर की तरह खुद को समझ रहे हो, बिजनेस नहीं। तो अब देखने वाली बात है, बहुत बात समझ में आ गई है कि मुकेश सहनी की सियासत कैसी रहेगी। और यह बात जब कह दिए हैं कि हमारे परिवार से फलानवा चुनाव लड़ेगा, तो बहुत लोग गच्चा भी खाएंगे भाई, सावधान एकदम। तेजस्वी यादव की भी बात कर लेते हैं। कल दम एकाएक अपने सब विधायक को, पार्टी के जिला अध्यक्षों को, प्रधान महासचिवों को, बड़े बड़े नेताओं को बुला लिए, आइए फटाफट। बड़ी तैयारी में दिख रहे हैं क्या सर तेजस्वी यादव? बिल्कुल तैयारी है। और चूंकि अब जानते ही हैं कि मुकेश सहनी का, तेजस्वी यादव का जो सपना है वो बड़ा है, बड़ा सपना है तेजस्वी यादव का। अरे सीएम की कुर्सी, अब सब उनका प्रवक्ता विधायक निकल रहा था तो बोलिए दिया है, हम तेजस्वी ही है चेहरा। हाँ, समझ गए ना, सागर जी बता दिया आपको हालात ग्राउंड पे। और देखिए तेजस्वी, यह जो मीटिंग है, एक तो ये है कि जो यात्रा निकली उससे नफा नुकसान आरजेडी को क्या हुआ, उस पर मंथन। बैकफुट पर आरजेडी बैकफुट पर था, इसको आप कितना भी चादर डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लास्टिक से ढक दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आरजेडी को नुकसान और नुकसान हुआ है, ठीक है। अब इसीलिए यात्रा खुद तेजस्वी यादव निकालने वाले हैं और तारीख का ऐलान उन्होंने नहीं किया है, लेकिन संभावित तिथि है 7 तारीख को, 7 सितंबर से। जो इनपुट है अंदर खाने की जो खबरें हैं, हालांकि कई विधायकों को भी ये जानकारी नहीं है, लेकिन जो इंटरनल हमारे पास रिपोर्ट्स है कि 7 तारीख को सर यात्रा पर निकल सकते हो सर। हाँ, जो जिले हैं बेगूसराय, बांका, जो भी जिले बच गए हैं, हाँ, मतलब 110 जो सीटें हैं उनको छोड़कर ऐसा कह सकते हैं, जहां से यात्रा निकल चुकी थी राहुल गांधी वाली, उसको छोड़कर। तो तेजस्वी यादव के ये हो गए। सीएम बनने को लेके आप सुन ही लिए, और जो सीएम बनने वाला जो है मामला, उसको आप देख लीजिए कि जितना भी कह ले उनके नेता, उनके विधायक, उनके चाहने वाले जितना भी कह ले, लेकिन आप यह समझिए सागर जी कि तेजस्वी यादव को तो लंगड़ी लग चुकी है। हाँ, ठीक है, कांग्रेस की लंगड़ी। एक चीज, जब आपको चोट लगती है, भीतरिया चोट लगती है ना, तो भीतरिया चोट में क्या होता है, उसका असर बहुत कई घंटों बाद, कई बार जानते हैं, कई दिन बाद
और कई बार तो महीनों बाद आपको उस चोट का एहसास होता है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कई दफे कहते हैं आपका नस दब गया, लगता है चोट लगी है आपको। तो ये भीतरिया चोट जो है कांग्रेस पहुंचा रही है तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, सीएम वाले मसले पर। आज जो बिहार बंदी हो रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी की माता जी वाला जो पूरा मैटर चल रहा है, प्रकरण जो चल रहा है, उसको लेकर खूब गर्म थे। और इसी क्रम में वो आशुतोष कुमार का फोटो खूब दिखा रहे हैं। आशुतोष कुमार को पूरा नेता बनाए हुए हैं तेजस्वी। हाँ, तो आशुतोष कुमार नेता है तो बीजेपी भी उठा के ले आई है आशुतोष कुमार को। तो चलिए, भूमिहार समाज से हैं और मेहनत कर रहे हैं, बहुत घूमते फिरते हैं, कई वर्ष से लगे हुए थे। और ये फोटो इसलिए दिखा रहा है कि नहीं, अरे कौन सरिता पासवान वाला जो विवाद हुआ था, नहीं इधर से अपशब्द कहे गए, उधर से अपशब्द कहे गए, उधर से हुआ कि फलानमा जिंदाबाद, उकाराने ना मुर्दाबाद, ये सब चीज है। हम इसको दोहराना नहीं चाहते और नहीं चाहते कि बिहार फिर उसी तरफ मुड़े क्या। तो इसीलिए इन सब चीजों का जिक्र अगर नहीं हो तो बेहतर है। लेकिन वो उसके हवाले वो भैया बताना चाह रहे थे कि बताइए हमारे कार्यकर्ता को ऐसे हुआ था, हमको इस तरह के शब्द कहे गए थे और अपना हुआ तब छटपट्टी। ये कहने का तात्पर्य था तेजस्वी यादव का, जो नहीं मोदी की माँ को गाली या सब बिहार बंद जो जिसको लेकर आज है, तो उसी संदर्भ में मतलब जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि उस मंच से मोदी की माँ को अपशब्द कहे गए जो तेजस्वी यादव के लिए सजाए गए थे, जो राहुल गांधी के लिए सजाए गए थे। जस्टिफाई करने का प्रयास है, न निंदा खुद कर रहे हैं, न माफी मांग रहे हैं, लेकिन जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव। एक अंतिम सवाल है सर, अब बिहार छोड़ के थोड़ा सा उत्तर प्रदेश चलते हैं। हालांकि राहुल गांधी तो बिहार में बोले थे कि हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि वो भी बनारस में हाइड्रोजन बम छोड़ा जाएगा। हाँ, अब भाई साधारण आदमी कोई नहीं कह रहा है, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय ने कहा है। और उन्होंने दावा किया है कि देखिए जो राहुल गांधी जो हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। अजय राय ने इसे राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बताया है और उनका कहना है कि यह खुलासा पीएम मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है खड़ी कर सकता है। ये खुलासा, ये यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का ये दावा है कि वहां पे करेंगे राहुल गांधी। तो ठीक है, दावा है तो वक्त है, इंतजार कीजिए कि हाइड्रोजन बम में कितनी ताकत है और वाराणसी में राहुल गांधी किस तरह के बयान देते हैं, क्या कहते हैं। अजय राय का दर्द भी बड़ा है ना सर, बहुत बार हारे हैं, इतना बार हारे हैं कि मतलब रिकॉर्डे कायम। हाँ, तो सब दर्द एक जगह मिल जाता है ना। तो अब इनको इंतजार है कि राहुल गांधी कुछ ऐसा देंगे, धाराशाही हो जाएगा। क्योंकि खड़गे साहब ने पटना में कहा था कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, तो इसलिए उनको अपनी उम्मीद होगी। तो इसी नाते जो सागर जी कह रहे हैं कि अजय राय को बहुत दर्द है, सियासी दर्द है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के दिल बहला रहे होंगे, कलेजा अपना सहला रहे होंगे, दर्द को सहला रहे होंगे। लड़के ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी पाए हैं। पूर्वांचल क्या बनारस में बहुत लोग अजय राय को नहीं जानते थे, लेकिन मोदी के खिलाफ चुनाव लड़के ही अजय राय की जो सियासत है वो इस वक्त उफान पर है। आप कह सकते हैं कि राजनीति चमकी है। अब आगे देखना होगा अजय राय किस प्रकार के और बयान देते हैं। हालांकि वो बयानों से चर्चा में रहते ही हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से और अंदर खाने की खबर न्यूज हाट आपको लगातार अपडेट्स दे रहा है। हर खबर पर हमारी नजर, पैनी नजर है, आपकी नजर न्यूज हाट पर होनी चाहिए। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।